नमस्कार मित्रों, आइए एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। सबसे पहले आपको बता दूं कि जो लोग भी आपके बोर्ड एग्जाम के पेपर दिए थे, जिन्होंने इस साल 10th और 12th क्लास, सभी ने अपना रिजल्ट देख लिया होगा। सबका अच्छा रहा होगा रिजल्ट। और हर साल की अपेक्षा अगर देखा जाए, इस साल रिजल्ट अच्छा रहा। आइए आज का जो टॉपिक है उसको लेकर के बात करते हैं। आज का एक छोटा सा टॉपिक हर रोज की तरह लेकर के आए। आज का टॉपिक जो भी रहेगा उसको शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी रिक्वेस्ट है, आप अपने इष्ट मित्रों के साथ जो भी आपके 12th में आसपास के लोग थे या कोई रिलेशन में थे, उनको कॉल करके एडवाइस कर सकते हैं, या जो लोग 10th में पढ़ रहे हैं, 11th में आने वाले हैं, उनको हमारे चैनल की लिंक भेज सकते हैं, उनको शेयर कर सकते हैं। ठीक है। और चैनल को अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और यदि पहले से जुड़े हुए हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए आइए वीडियो शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आज का टॉपिक रहने वाला है आपका विद्युत प्रतिरोध। विद्युत प्रतिरोध क्या है, इसके बारे में जानेंगे, इसका सूत्र और मात्रक के बारे में जानेंगे। इसके अलावा और भी कुछ टॉपिक्स हैं, उनको पढ़ेंगे। ठीक है, आगे जो टॉपिक होंगे उनको बताते रहेंगे और आगे करते रहेंगे। चलिए, वीडियो की इसमें सिंपल सी लैंग्वेज होती है विद्युत प्रतिरोध की। आपने जैसे 10th क्लास में भी प्रतिरोध के बारे में अच्छे से पढ़ा है, 11th में भी पढ़ा हुआ है, बस वही प्रतिरोध है आपका। उसको आप थोड़ा सा ध्यान से देखें। परिभाषा बहुत सरल होती है। क्या होता है, किसी चालक में जब विभवांतर और धारा का जो प्रवाह होता है, किसी चालक में जो विभवांतर उत्पन्न होता है तो और जो धारा प्रवाहित होती है, वो दोनों एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। ठीक है, समानुपाती होते हैं। वहीं से क्या करते हैं, हम इसका फार्मूला निकाल लेते हैं, या फिर आप जब इसका फार्मूला निकालेंगे उसके हिसाब से परिभाषा लिख सकते हैं इसमें। अब जैसे उसने बोला, देखो परिभाषा के देखें आप, क्या चालक के विद्युत विभवांतर तथा धारा के अनुपात को चालक का प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, अनुपात को ये ऐसे लिख दिया। ठीक है, इसके अनुपात को क्या कहते हैं, चालक का विभवांतर कहते हैं। अब देखो, सॉरी, प्रतिरोध कहते हैं। अब देखिए क्या, यदि चालक के सिरों के बीच स्थापित विभवांतर B तथा धारा I हो तो प्रतिरोध R बराबर B/I होता है। अब देखिए थोड़ा सा, अगर इसको हमने डायरेक्ट लिख दिया, अगर आप देखें अभी जो परिभाषा हमने बोली, हमने क्या बोला कि जो विभवांतर होता है वो परिपथ में प्रवाहित धारा I के समानुपाती होता है। I लगाएंगे, इसका समानुपाती लिखेंगे। ठीक है, ये समानुपाती की जगह पर एक आप नियतांक लाते हैं, वो R होता है, आपका B बराबर IR बन जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से R बराबर फार्मूला निकालेंगे, यहाँ से R बराबर B/I निकल करके आ जाएगा। अब इसके मात्रक में बात करते हैं। देखिए, B मतलब आपका विभवांतर है, तो इसका मात्रक ये क्या हो जाएगा, वोल्ट प्रति एम्पियर। क्या हो जाएगा, वोल्ट प्रति एम्पियर, ये हो जाएगा। नहीं तो हम आपको याद रखेंगे, इसको ओम मात्रक होता है, इसका ओम, यही यूज होता है बहुत ज्यादा, इसी को यूज करते हैं। ठीक है, तो ओम मात्रक आप इसका याद रखेंगे। चलिए आइए, इसका मात्रक हो गया ओम। इसकी विमा पे बात करते हैं। देखिए, अब विमा के लिए आपको इससे ध्यान रखना पड़ेगा, वोल्ट प्रति एम्पियर से इसको याद रखना पड़ेगा आपको, वोल्ट प्रति एम्पियर से इसका मात्रक। अब देखिए, एम्पियर की तो एम्पियर ही हो जाएगी, लेकिन वोल्ट का आपका क्या होगा, बी बराबर जो फार्मूला होता है उसको आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो आप उसके लिए क्या करेंगे, देखिए आपको वोल्ट का जो है उसे मान बदलना पड़ेगा, आपको उसे बदल करके मान निकालना पड़ेगा। अब जैसे देखिए क्या होता है कि 1 वोल्ट बराबर आपका जूल प्रति कूलाम होता है। 1 वोल्ट बराबर क्या होता है, जूल प्रति कूलाम। तो आप यहां लिख सकते हैं क्या, वोल्ट अपॉन में एम्पियर है ना अभी। ठीक है, अब आप इसको क्या लिख दें, जूल प्रति कूलाम, और ये एम्पियर आपका तो एम्पियर में था ही, वो उसको लिख दिया एम्पियर आपने, ये एम्पियर हो गया आपका। अब जूल मात्रक होता है आपका, जूल आपका मात्रक होता है कार्य का। तो कार्य की विमा अगर आपको पता है तो आप कार्य की विमा डायरेक्ट लिख के, यहाँ पर आपका कूलाम, यही आपका आवेश की विमा, और ये एम्पियर ए, इसकी तो विमा हो ही जाएगी। इसको लिख करके सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो इसकी विमा जो होती है, जूल कार्य की जो विमा होती है, mL²T-2। क्या होती है, mL²T-2, ये आपकी कार्य की विमा होती है। ठीक है, mL²T-2 ये कार्य की विमा होती है। अब अपॉन में लिखेंगे क्या, कूलाम। देखिए Q बराबर IT होता है ना, Q बराबर IT होता है, तो I और T, तो इसकी क्या हो जाएगी, एम्पियर इंटू
टाइम वाली, तो A इंटू टी, और ये तो आपका एम्पियर का है ही, ठीक है, ये रख देंगे। ये ध्यान रखेंगे विमा लिखते वक्त इसको कोष्टक में जरूर लिखे, बड़े वाले ब्रैकेट में, ठीक है। तो अब इन सभी को ऊपर लेकर के जाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर टी माइनस, देखिए -2 तो ये है और ये वाला भी ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा, तो एम एल स्क्वायर टी -3, और ये ए और ए स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो इनवर्स में माइनस में घात हो जाएगी, एम एल स्क्वायर टी -2 सॉरी टी -3 और ए -2, ये आपकी विमा हो जाएगी, प्रतिरोध की विमा, क्या एम एल स्क्वायर टी -3 ए -1, ये प्रतिरोध की विमा हो जाएगी, ठीक है। तो इसे आप लिख लें, विमा है ये इसकी प्रतिरोध की, ये आपकी प्रतिरोध की विमा हो जाएगी। चलिए अब ये आपका सिंपल सा छोटा सा टॉपिक था, बिल्कुल छोटा सा, क्या है, इसके बाद एक बार फिर से देखेंगे प्रतिरोध की परिभाषा जो है क्या है। प्रतिरोध क्या होता है, किसी चालक में प्रवाहित विभवांतर और उसमें बहने वाली धारा एक दूसरे के समानुपाती होती है, ठीक है। जब हम समानुपाती रखते तो समानुपाती को सॉल्व करते, वहां से एक समानुपाती नियतांक जो से आर लाते, जिसको बाद में प्रतिरोध बोला जाता है। तो जब फार्मूला आपका बन जाता है R बराबर B/I, तो आप वहां पर लिख सकते हैं क्या कि किसी चालक में प्रवाहित विभवांतर, प्रेरित या स्थापित विभवांतर और उसमें बहने वाली धारा के अनुपात को विद्युत प्रतिरोध कहते हैं, ठीक, ये आप उसमें लिख सकते हैं, ठीक। ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अगला टॉपिक आपको बताते हैं। देखिए अगला टॉपिक आपका रहने वाला है, जिसमें हम विद्युत धारा और अनुगमन वेग के बीच में जो संबंध है उसको पढ़ने वाले। तो अगला टॉपिक आपका ये विद्युत धारा और अनुगमन वेग। इसमें आपने जो है पीछे वाला जो हमने आपको विद्युत प्रतिरोध बताया वो उसका टॉपिक आपका हो गया कंप्लीट। इसमें अगला टॉपिक आप ये पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है कि आपको विद्युत धारा आई जो होगी वो, और जो आपका अनुगमन वेग, पीछे आप जो पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं वीडी जिसे लिखा था मैंने, उनमें संबंध पढ़ने वाले, ठीक है। तो इसमें देखिए पहले तो आप इस डायग्राम को देखें, इसमें समझ में आ जाएगा आपको डायग्राम के माध्यम से। देखिए इसमें क्या है कि ये जो है आपका, इसे प्लस माइनस डाल लीजिए, ये आपका एक चालक है, इसको क्या किया गया, एक बैटरी के द्वारा स्थापित किया गया। इसमें क्या करते हैं कि इस चालक को बैटरी द्वारा जोड़ते हैं, और जैसे इस चालक के सिरों के बीच में जो है विद्युत धारा उत्पन्न की जाती है, तो उसमें क्या होता है कि एक विद्युत क्षेत्र जो होता है उसके विपरीत दिशा में विद्युत क्षेत्र की, ये देखो ई जो है विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित कर रहा है, इसके विपरीत दिशा में जो अनुगमन वेग बीडी होता है, ठीक है, उसमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अनुगमन वेग बीडी से विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति करने लगते हैं, ठीक है। जो ये क्या है आप देखेंगे, इसकी एल लंबाई का एक आपका चालक है, इसके दोनों सिरों को एक बैटरी से जोड़ा गया। बैटरी से जोड़ने के बाद क्या होता है कि इसमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करने लगते हैं, वो भी किससे, अनुगमन वेग से गति करते हैं, अनुगमन वेग से गति करते हैं, ठीक है। और इसमें जो धारा होती है वो धारा क्या होती है, अनुगमन वेग इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन जो अनुगमन वेग से गति कर रहे हैं तो उनकी विपरीत दिशा में धारा बहती है, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे कि जो ये इलेक्ट्रॉन है, ये जो बह रहे हैं इधर अनुगमन वेग से, इनको बिंदु P से Q तक लाने में कितना समय लगा होगा उसको करेंगे। लेकिन उससे पहले आप इसकी लैंग्वेज लिख दीजिए, किससे लिखेंगे इसकी लैंग्वेज को, वो देखेंगे क्या, जब तार के सिरों के बीच बैटरी जोड़कर, ये देखो एक आपका तार का सिरे रहे, इनके बीच बैटरी जोड़ करके विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है। तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है तो उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन, तो चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन क्षेत्र के विपरीत दिशा में, अब क्षेत्र किस साइड है, इस साइड, इलेक्ट्रॉन किस साइड आ रहा है आपके, इस साइड आ रहे हैं, विपरीत दिशा में, ठीक है। क्षेत्र के विपरीत दिशा में अनुगमन वेग बीडी, ये अनुगमन वेग बीडी से गति करने लगते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो क्षेत्र के विपरीत दिशा में अनुगमन वेग से गति करने लगते हैं, और मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होते हैं कि विपरीत दिशा में धारा बहने लगती है। तो इसका मतलब जिधर क्षेत्र की दिशा होगी उधर ही धारा बहेगी, लेकिन मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो उसके विपरीत दिशा में चलेंगे, ठीक है। तो ये इसकी लैंग्वेज लिखेंगे इसमें। अब देखिए इसमें क्या, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है उनको बिंदु Q से P तक आने में कितना समय लगा है, ठीक है। उसके लिए लिखेंगे क्या, मुक्त इलेक्ट्रॉन को बिंदु Q से P तक आने में लगा समय। देखिए जो इलेक्ट्रॉन कितनी दूरी तय कर रहे हैं, तो समय बराबर क्या होता है, जिसे आप लगाते हैं 4 बराबर दूरी बटे समय, ठीक है। तो समय बराबर क्या हो जाएगा, वहां से समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे 4 हो जाएगी, मतलब वेग हो जाएगा। तो दूरी कितनी, इसकी जितनी लंबाई है भैया आपकी दूरी हो जाएगी, तो लंबाई कितनी है L,
ठीक है। अब इसका वेग जिस वेग से आ रहा होगा, तो किस वेग से चल रहा है, अनुगमन वेग vd से चल रहा है, तो आप यहां लिख लेंगे क्या, vd से लिख देंगे, यहाँ पे डाल देंगे vd। ठीक, तो बिंदु q से p तक जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे उनको लाने में जो समय लगेगा वो आपका हो जाएगा क्या, L/Vd। ठीक, इसके बाद क्या करना है आपको, इसके बाद जो आपके ये जो चालक है ना, ये जो चालक है उस चालक का क्या करना है आपको, चालक का आयतन निकालना है आपको। क्या, चालक का आयतन निकालना है। अब देखिए चालक का आयतन कैसे निकालेंगे, अब देखिए इसका जो क्षेत्रफल होगा वो, और अगर इसकी लंबाई का गुणा कर दिया जाए तो चालक का आयतन निकल आता है। ठीक है, तो यहां लिखेंगे चूंकि चालक का आयतन कितना है, चूंकि चालक का आयतन क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल इंटू उसकी लंबाई जो हो जाएगी, लंबाई गुणे चौड़ाई क्षेत्रफल होता है, और ये ऊंचाई उसकी और जोड़ देंगे तो आयतन हो जाएगा। ठीक, तो इसमें क्या करेंगे, अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसमें देखिए कितनी है, क्या आपको पता है, इसमें n इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो क्या करेंगे, n इलेक्ट्रॉनों की संख्या आयतन में लिखेंगे, उसमें क्या कि जो ये जो दिया गया आपको वो उसमें क्या, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपकी एकांक आप मान लेंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अगर सभी इलेक्ट्रॉनों की संख्या देंगे तो उसमें क्या है कि उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, n है। ठीक है, तो यहां लिख लें आप क्या, इसमें लिखो चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है, चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n है, स्मॉल n है। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, अब आपको क्या करना है, चालक जो आपका है उसका आयतन जो दिया गया Al, ठीक है, उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालेंगे, या फिर उसका पूरा हम आयतन निकालेंगे। जब उसको निकालेंगे तो उसमें क्या करना, देखो जैसे उसने बोला कि चालक के आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालें। ठीक है, अब चालक का आयतन जो होगा अगर उसमें आप इलेक्ट्रॉनों की संख्या का गुणा कर दें तो पूरे चालक के आयतन में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो निकल करके आ जाएगा इसमें। ठीक, लेकिन आप इसको पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम इसको आगे कराते हैं आपको सिर्फ करके। अब देखिए इसमें क्या करेंगे आप, चालक के आयतन Al में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो यहां लिखेंगे क्या, चालक के आयतन, आयतन क्या था Al, अभी आपने निकाला था Al में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, तो ये निकालेंगे, देखो आपको इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकल करके आ जाएगी, जितने इलेक्ट्रॉन थे वो और जितने आयतन में हैं उसमें गुणा कर दे तो उसमें टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकल करके आ जाएगी, तो ये आपकी निकल करके आ जाएगी संख्या आपकी Na। ठीक, ये करेंगे। अब इसके बाद क्या करना है, देखिए इसमें आपको ये चीज ध्यान रखनी है क्या कि जो समय लगा था, ठीक है, जो समय लगा था उसमें आवेश प्रवाहित कितने हो रहे थे। ठीक है, तो क्या जो t समय लगा था तो इसमें क्या करेंगे, t समय में प्रवाहित आवेश। ठीक है, तो लिखेंगे क्या, t समय में क्या करेंगे, t समय में प्रवाहित आवेश, आवेश। ठीक है, तो Q बराबर आप लिखेंगे Ne होता है। ठीक है, Ne होता है, हाँ चूंकि ये क्या थी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या थी तो इसे E बराबर कर लीजिएगा आप। ठीक है, E बराबर कर लीजिए यहाँ पे। ठीक, तो यहाँ पे हो गया आपका क्या, Q बराबर Ne हो गया आपका। ठीक, इसे चाहे संख्या लिखी लेनी थी, E लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसे क्या करेंगे, Q बराबर Na हो गया। ठीक, अब N का मतलब क्या है, यहाँ पर जो भी चालक लिया गया उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। N का मतलब क्या है, जो चालक लिया गया उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो चालक क्या है आपका, एक चालक जो आयतन में माना हुआ ना वही तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या टोटल है ना, तो आपके यहाँ से Q बराबर क्या निकल करके आएगा, N की जगह पर ये पूरा मान आपको रखना है, NaL इंटू में E, NaL इंटू में E, ये आपका निकल करके आ जाएगा आवेश, जो प्रवाहित आवेश होगा वो निकल करके आ जाएगा। ठीक है, इसको आप डालीजिए इक्वेशन नंबर 2। ठीक, अच्छा पहला इक्वेशन अगर डाला नहीं है तो आप उसको इक्वेशन डाल लीजिए, पहला इक्वेशन जो हमने T बराबर L/Vd लिखा था वहां वो वाला लिख लीजिए आप। ठीक है, T बराबर L/Vd लिखा था। ठीक है, वही वाला लिख लीजिए। अब क्या करना है देखिए आप, तो समीकरण नंबर 1 वो वाला और समीकरण नंबर 2 ये वाला, इन दोनों को आपको क्या करना है, हल करना है। समीकरण 1 और 2 को हल करना, कैसे हल करना वो देखिए। देखो आपको निकालना क्या है, धारा और विद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध। तो हम क्या करेंगे, धारा का यहाँ से फार्मूला लगाएंगे और इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, जैसे देखिए क्या आपको यहाँ ये लिखना है, अब
समय और धारा। अब समय और धारा या समय t समय में प्रवाहित धारा ऐसे निकाल लीजिए। अब t समय में प्रवाहित धारा लिख लीजिए, में प्रवाहित धारा। तो आपने फार्मूला पढ़ा हुआ I बराबर Q अपॉन T होता है, Q अपॉन T होता है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, हम Q का मान रख देंगे और T का मान रख देंगे यहाँ पे। ठीक, इक्वेशन नंबर 1 और 2 से, तो यहां लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा आपका, I बराबर Q की जगह पर ये पूरा मान क्या हो जाएगा, NaL इंटू E, और T की जगह पर वो शुरुआत में जो आपको हमने लिखाया था इधर L अपॉन में VD, तो वही लिख लेंगे यहाँ पे L अपॉन में VD। ठीक है, ये कर लेंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे कि यहाँ पे जो चीजें कैंसिल होने लायक हैं उसको कैंसिल कर देंगे और बाद बाकी को सभी को आप ऐसे लिख देंगे। ठीक है, तो देखेंगे आप क्या, I बराबर NaL E अपॉन में L अपॉन VD, ये लिखा होगा, ये VD ऊपर चला जाएगा तो आप इसको खत्म करें, यहाँ लिख दें VD। ठीक, ये L से L कैंसिल हो जाएगा। I बराबर NaE, I बराबर NaE VD, यही आपका संबंध निकल करके आया धारा और अनुगमन वेग में। आप इसे अनुगमन वेग VD बराबर ऐसे भी लिख सकते हैं, I अपॉन में NaE, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका संबंध हो जाएगा विद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए, ये आपका अनुगमन वेग और विद्युत धारा में संबंध था आज का टॉपिक। आपको सिंपली आपको ध्यान रखना है क्या है कि एक चालक लेते हैं, इसकी लंबाई L मानते हैं और उसे बैटरी से जब जोड़ते हैं तो उसमें विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है और विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अनुगमन वेग से गति करने लगते हैं, जिससे जो विद्युत धारा होती है वो अनुगमन वेग के विपरीत दिशा में उत्पन्न हो जाती है या बहने लगती है। ठीक, फिर क्या करेंगे, हम उसको लिखते हैं, बिंदु डाला था P से Q तक, बिंदु को जो आपका इलेक्ट्रॉन थे मुक्त इलेक्ट्रॉन, उनमें से बिंदु Q से P तक इलेक्ट्रॉन को आने में लगा समय जो होगा T बराबर लिख देंगे। जितनी दूरी तय करके आ रहा था तो दूरी उसकी थी L मानी थी, वो कर दिया था। उसके बाद हमने फिर उसमें जो जिस वेग से आ रहा था वो उसका चाल बराबर जैसे फार्मूला होता है वही फार्मूला लगा के निकाल देंगे। फिर क्या करना है आपको कि उसमें जो इलेक्ट्रॉन थे उसके लिए निकाल लिया, उस चालक का आयतन निकालना है। आयतन निकालने के बाद उस चालक में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे वो निकालेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या n मान लेंगे, उसमें पता तो है नहीं आपको कितने इलेक्ट्रॉन दिए गए। ठीक है, ये चीज आपको न्यूमेरिकल में क्लियर होगी कितने इलेक्ट्रॉन है दिए जाते हैं उसमें, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक, उसको निकालने के बाद कुल आयतन निकालते हैं, फिर फार्मूला लगाते हैं आवेश के लिए Q बराबर Ne, तो n की जगह पर वही वाला मान रखा जाता है, E की जगह वही रख देते हैं। उसके बाद t समय में प्रवाहित धारा का मान लगाते हैं उसमें, जिसमें आप I बराबर Q अपॉन T, Q का मान रख देते हैं समीकरण नंबर 2 से, समीकरण 1 से T का मान सॉल्व करते हैं तो आपका आंसर निकल करके आता है ये I बराबर NeAVD। ठीक, यही आपका अनुगमन वेग और धारा में संबंध है, यही आपका अनुगमन वेग और धारा में संबंध है। मात्रक वही रहेगा, धारा है तो एम्पियर, अनुगमन वेग है तो मीटर प्रति सेकंड, मात्रक वही रहेंगे आपके, मात्रक में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। बस संबंध में ध्यान रखेंगे, दोनों का संबंध ये होता है अनुगमन वेग और विद्युत धारा में संबंध। ठीक है, ये होगा। चलिए, इसका स्क्रीनशॉट हो गया होगा। आइए एक छोटा सा और टॉपिक आपको आगे बताते हैं, उसको देख लीजिए बस। हाँ, तो अगला टॉपिक आपका रहने वाला है, अगला टॉपिक आपका रहने वाला धारा घनत्व। धारा घनत्व क्या होता है, इसकी परिभाषा और इसका सूत्र सिंपल सा, और थोड़ा सा इसका जो अनुगमन वेग के साथ संबंध होता है उसके बारे में बात करने वाले हैं इसमें। ठीक है, तो देखिए धारा घनत्व क्या है, इसको देखिए। देखो, किसी चालक के किसी बिंदु पर प्रति एकांक क्षेत्र से अभिलंबवत गुजरने वाली, प्रति एकांक क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली धारा को उस बिंदु पर धारा घनत्व कहते हैं। क्या, किसी एकांक जो क्षेत्र होता है उससे अभिलंबवत, उसके क्षेत्र से अभिलंबवत गुजरने वाली धारा जो होती है उसको उसी बिंदु पर धारा घनत्व कहते हैं। ठीक, ये सिंपल सी इसकी परिभाषा देखिए। क्या, किसी चालक में किसी बिंदु पर प्रति एकांक क्षेत्र से अभिलंबवत गुजरने वाली धारा को उस बिंदु पर धारा घनत्व कहते हैं। एक बार फिर से देखें, क्या, किसी चालक में
किसी बिंदु पर प्रति एकांक क्षेत्र से अभिलंबवत गुजरने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं। ठीक है, उस धारा को उसी बिंदु पर धारा घनत्व कहा जाता है। ठीक, तो इसे जो है हम जे से प्रदर्शित करते हैं। लिख लो, इसे कैपिटल जे से प्रदर्शित करते हैं। इसे कैपिटल जे से प्रदर्शित करते हैं। इसे कैपिटल जे से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका सूत्र निकालेंगे। यदि हम क्या करें, जो आपका चालक है उसमें जो ये अनुप्रस्थ क्षेत्र है वो ए मान लें और उसमें बहने वाली धारा को आई मान लें, तो इन दोनों का जो अनुपात होता है वही आपका कहलाता है क्या, धारा घनत्व। तो आप देखें इसमें तो लिख सकते हैं इसको क्या, यदि चालक का अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल जिसे बोलते हैं, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल ए और उसमें बहने वाली धारा आई हो तो धारा घनत्व J बराबर I अपॉन ए होता है। तो धारा घनत्व J बराबर I अपॉन ए होता है। मात्रक एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। बेमा देख लीजिए, बेमा क्या हो जाएगी, बेमा एम्पियर है ए, मीटर स्क्वायर है तो एल स्क्वायर। अब इसे ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा LT - 2, ये इसकी बेमा हो जाएगी, ठीक है। तो ये इसकी बेमा हो गई सिंपल सी, ये इसका मात्रक हो गया, ये इसका सूत्र हो, ठीक है। J बराबर I अपॉन ए इसका सूत्र होता है, ठीक है। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इसकी मात्रक होता है और MLT - 2 इसका जो है बेमा होती है, ठीक। अब इसके बाद देखिए इसमें क्या, एक छोटे से पॉइंट जो होते हैं, जो है ये एक सदिश राशि होती है, ठीक है। और इसके साथ साथ हाँ, ये जो धारा घनत्व की जो दिशा है वो धनात्मक आवेश की दिशा के समान होती है। तो यहाँ लिख लो, ये है एक सदिश राशि है। दूसरा पॉइंट लिख लीजिए क्या, दिशा किसकी, धारा घनत्व की दिशा धनात्मक आवेश की दिशा में होती है, ठीक है। इसकी दिशा कैसी होती है, धनात्मक आवेश की दिशा जो होगी उसी दिशा में इसकी भी दिशा होगी, ठीक है। तो ये है आपका धारा घनत्व, ठीक है। और इसी का आगे का संबंध है जिसमें धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध को बताते हैं। धारा घनत्व और अनुगमन वेग के संबंध को बताते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट चाहें तो ले लें और इसके बाद इसको रफ करते हैं। अनुगमन वेग में संबंध और अनुगमन वेग में संबंध, ठीक है। ये कैसे निकालेंगे, देखिए ये बहुत सरल सा है, इसमें कुछ नहीं करना है आपको। इस संबंध को पढ़ते हैं तो उसमें देखो आप सीधी सी ये ध्यान रखेंगे, किसी चालक में जो बहने वाली धारा होगी वो चालक में प्रवाहित धारा, चूंकि आप अभी निकाल चुके हैं ऊपर क्या, चालक में प्रवाहित धारा। अभी थोड़ी देर पहले ऊपर आपने धारा के और अनुगमन वेग के संबंध में थोड़ी देर पहले मैंने जो इसमें बताई हुई थी भाई, तो धारा I बराबर NEA/BD, यही तो था ना, NEA/BD अभी तो निकाला था ना, थोड़ी देर पहले निकाला था इसको, ठीक। तो ये हो गया आपका, इसको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डाल सकते हैं, ठीक है। चूंकि आप जानते हैं धारा घनत्व J बराबर क्या होता है, I अपॉन ए। तो समीकरण 1 से I का मान रख देंगे यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा NEA/VD अपॉन में ए, ठीक। इस ए से ही कैंसिल हो जाएगा, तो क्या निकलेगा, J बराबर NEVD। यही आपका धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध हो जाएगा, क्या, NEAVD, ठीक है। सॉरी, ए तो कैंसिल हो जाएगा तो NEVD बचेगा। ये आपका धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध हो जाएगा। तो आज का टॉपिक फिलहाल इतना ही, और हम आशा करते हैं आपसे आज
के इस टॉपिक में छोटे छोटे से टॉपिक आपने, जैसे इसमें विद्युत प्रतिरोध पढ़ा हुआ है, विद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध पढ़ा, उसके बाद आपने धारा घनत्व पढ़ा और धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध पढ़ा। इन सभी के सूत्र निकाले हुए, कुछ परिभाषाएं छोटी सी लिखी, वह आपको समझ में आई होंगी, याद करने लायक है, वो छोटी सी है, साथ में ही याद करते रख सकते हैं आप। अगर उसको ध्यान से पढ़े तो साथ में ही आपको याद हो जाएगी। ठीक है, फिलहाल आज का वीडियो यहीं कंप्लीट होता है, आज का टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है। और वही आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट रहती है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें और नए लोग जो भी देखते हैं इसको कृपया करके सब्सक्राइब कर लें। अगर आप 12th बोर्ड में बैठने वाले हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, और उसके अलावा भी आप बैठने वाले नहीं है या दे चुके हैं या देने वाले हैं इसके बाद, तो भी इसको सब्सक्राइब करें। आपको आपके काम की चीज़ें बहुत सारी यहाँ पर अवेलेबल मिलेंगी। अभी इसके साथ साथ और भी चीज़ें जो होगी अवेलेबल होंगी। चलिए फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।